कक्षा 12वीं हिंदी 3 पाठ्य पुस्तक है, जिसमें है आरोप भाग 2, दूसरा विकास भाग 2 और तीसरा भाषा और अभिव्यक्ति। तो जिसमें विकास भाग 2 जो हमारी पाठ्य पुस्तक है, उसका एक पहला ही पाठ है सिल्वर वेडिंग, जिसके लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। आज इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, सिल्वर वेडिंग जो है, इसका शीर्षक से ही पता चलता है कि आपकी शादी की बात हो रही है। यहाँ शादी के 25 साल हो गए हैं और उस घटना को लेकर के में क्या होता है, उस घटना को लेकर के यहाँ पर लेखन में आधुनिक समाज और प्राचीन मूल्य है, उसका जो द्वंद्व है, अंतर्द्वंद, वो यहाँ बताया गया है। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है कि मुख्य मुद्दों पर हम नजर डालें। इससे पहले मैं आपसे बात करूं कि सिल्वर वेडिंग यहाँ जो पाठ है एक कहानी है और इस कहानी का जो मुख्य नायक है वो यशोधर बाबू है। और यशोधर बाबू ऐसे जो कहा जाता है कि जैसे प्रेमचंद ने कहा है, हमारे हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक प्रेमचंद जी ने कहा है कि ये जो समाज है साहित्य का दर्पण है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो यहाँ इस सिल्वर वेडिंग की जो कहानी है वो आमतौर पर हर जगह ऐसे देखने को मिलता है कि कोई इंसान ऐसे होते हैं जो वक्त के अनुसार अपने आप को ढालते नहीं है। समय के अनुसार अगर जो आदमी प्रवाह के अनुसार डरता है तो वो आगे जा सकता है और अच्छे से जुड़ पाता है। जैसे कि प्रवाह नदी का इस तरफ और हम इस तरफ जाएंगे तो हम डूब जाएंगे। तो यहाँ जरूरी है कि हम समय के साथ चले, वक्त के साथ चले। और यहाँ यशोधर बाबू जो है इस कहानी के मुख्य कथानायक, वो समय के अनुसार नहीं चल रहे हैं। अपनी पारंपरिक मूल्यों जो है, अपनी प्राचीन जो रीति रिवाज है, वो सब और प्राचीन जो उनकी मानसिकता की वजह से घर में परिवार में मतभेद रहता है। तो उनका जो अंतर्बद्ध जो है वही इस पाठ में बताया गया है। देखते हैं पहला मुद्दा, आधुनिक समाज वर्सेस प्राचीन मूल्य। यहाँ शुरुआत में ही, पाठ की शुरुआत में ये देखने को मिलता है कि जब उनकी कचहरी में जब वो काम करते हैं तो उनकी दफ्तर की घड़ी से अपनी घड़ी मिलाया करते हैं। उनकी जो जूनियर जो है ऑफिस में, उनसे जब उनकी बातें होती है तो वो जो मजाक करते हैं जूनियर, तो भी उनको अच्छा नहीं लगता है। वो पुराने ख्यालों वाले हैं यशोधर बाबू, और ये चाहते हैं कि आधुनिक समाज जो है वो उस ढंग से कुछ हद तक उनको राज नहीं आता है। तो वो अपने प्राचीन मूल्यों को पकड़े रखे हैं और इसीलिए आगे ये बताया कि कथानायक जो है वो अपने आप को नहीं तो यहाँ पहले मुद्दे के अनुसार आधुनिक समाज और प्राचीन मूल्य का जो द्वंद्व है वो यहाँ इस पाठ में नजर आता है। हमारा जो कथानायक है यशोधर बाबू, वो प्राचीन जो उनको जब पकड़ के रखते हैं और आधुनिक समाज के अनुसार उसको अपने आप को ढालना है वो नहीं ढाल पा रहे। तो ये बात है और इसका कारण जो है वो एक किशनदा भी है। किशनदा कौन है? किशनदा एक व्यक्ति है जो दिल्ली में जब यशोधर बाबू जब जाते हैं तो उनके वहाँ ठहर गए। किशनदा को अपना गुरु मानते हैं। किशनदा एक अवैध व्यक्ति थे और वो पहाड़ी जो इलाका है वहाँ से आने वाले युवकों को बना देते थे। जब भी नौकरी के लिए जब यशोधर बाबू जाते हैं वहाँ पर तो किशनदा उनको पढ़ा देते हैं। जबकि उनकी नौकरी में कुछ आयु कम थी तो तब तक के लिए उन्होंने अपनी मैच का रसोईया बनाया यशोधर बाबू को। और उसके बाद जब उनकी ऑफिस में जगह हुई तो यशोधर बाबू को अपनी ऑफिस में नौकरी लगा दिया। किशनदा अविवाहित तो थे ही, लेकिन साथ में एक ऐसे व्यक्ति थे जो प्राचीन मूल्यों को पकड़ के रखते थे, जो प्राचीन मानसिकता वाले थे। तो उनको भी यशोधर बाबू को किशनदा ही मिला, इस वजह से उनकी मानसिकता भी ऐसी ही रही। तो
परिवार क्या होता है, परिवार को किस तरह से मिलकर रहना चाहिए, ये सब बातें जिस तरह से किशनदा नहीं रात आई, इस तरह से यशोधर बाबू भी ऐसा ही समझते थे, पर इनके जीवन में किशनदा का काफी प्रभाव रहा। आगे देखते हैं, somehow improper, इसका मतलब कुछ ठीक नहीं है, कुछ होगा जो भी होगा। यहाँ यशोधर बाबू जो है, मैंने बताया कि आधुनिक समाज के अंदर अपने आप को डाल देंगे, अगर उनकी लड़की जिस पैंट पहनती है तो उनको ठीक नहीं लगता है, इसलिए वो मन ही मन ये बोलते हैं somehow improper। कई बातें उनकी जो पत्नी है जो लिपस्टिक लगाती है तो भी उनको ये लगता है somehow improper, कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए वो हर रोज बिरला मंदिर जाते हैं, उसके बाद पार्क में जाते हैं और वहाँ जाकर प्रवचन सुनते रहते हैं। परिवार से काफ़ी अलग रहते हैं, जुदा रहते हैं और इसीलिए शायद अपने परिवार के सदस्यों से उनको उनके बीच जो मतभेद होता था तो इस वजह से अक्सर ये कहते रहते हैं कि somehow improper। आगे देखते हैं उनका परिवार। उनके परिवार में मुख्य रूप से 5 सदस्य थे, जिसमें वो खुद यशोधर बाबू, पत्नी, उनका एक बेटा जो कोई विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता है, उसकी तनख्वाह करीब 1500 रुपये है, लेकिन फिर भी यशोधर बाबू को ऐसा लगता है कि ये कुछ डबला कुछ कर रहा है और इतनी ज़्यादा सैलरी तनख्वाह इतनी नहीं होनी चाहिए, उसमें भी कुछ जरूरी तो लगती है, कुछ खर्चा है। पर खैर दूसरा बेटा जो है वो IAS की तैयारी कर रहा है और वो अमेरिका जाना चाहता है, और जहाँ और उसकी तीसरी बेटी है इकलौती, वो जो है वो भी पढ़ लिख करके आगे बढ़ना चाहती है और डॉक्टर बनना चाहती है, अमेरिका जाना चाहती है। तो ये इनका परिवार है। अब इस परिवार के बीच में भी ये यशोधर बाबू जो है अपने आप को अपना महसूस करते हैं, अलग रहते हैं और कई छोटी बड़ी बातों में इनका मतभेद रहता है। ये आगे दर्द है मतभेद। आखिर ये क्यों है मतभेद? तो ये मतभेद का मुख्य कारण है दो पीढ़ी के बीच का अंतराल। यशोधर बाबू जो है वो पुरानी पीढ़ी के थे और वो नई पीढ़ी में अपने आप को डाल नहीं पाते हैं। हालांकि उनकी पत्नी जो है यशोधर बाबू, वो तो अपनी बेटों के कहने अनुसार पहनावा में भी तब्दीली लाती है और उनके कहने के अनुसार बोलना ये सब कुछ और करके आधुनिक समाज से वो करती है। लेकिन यशोधर बाबू जो है वो अपनी पीढ़ी के जो उनके संस्कार थे वो छोड़ नहीं पाते। तो इस वजह से यहाँ बताया कि जो भी मतभेद है इसमें कि मुख्य रूप में यहाँ दो पीढ़ी के बीच का अंतराल इस रूप से बनती है। अच्छा, आगे इसमें जो परिवार में मतभेद है, पीढ़ी में अंतराल के उनके कारण ये दिखाने के लिए यहाँ लेखक ने एक प्रसंग बताया है सिल्वर वेडिंग का, कि जब यशोधर बाबू की 25वीं ये जो सालगिरह थी शादी की, तो उस दिन तो बच्चे जो है वो सरप्राइज देना चाहते हैं और इसलिए वो क्या करते हैं, केक लाते हैं। यशोधर बाबू को बताते नहीं कि आप शाम को आएंगे तो इस तरह से आपका ये सालगिरह मनाएंगे, ये सब पता नहीं था। तो यशोधर बाबू शाम को घर आते हैं तो वो देखते हैं कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, केक काटनी है। तो ये सब जो है वो उनको अच्छा नहीं लगता, या आधुनिक समाज के जो तौर तरीके उनको पसंद नहीं है, तो सीधे वो घर में चले जाते हैं और काफ़ी वक्त तक पूजा करते हैं और इस तरह से अपनी अप्रसन्नता या अपनी नाराजगी को यहाँ जाहिर करते हैं। तो ये सिल्वर वेडिंग जो है एक ऐसा कार्यक्रम है जहाँ खुशियाँ होनी चाहिए, लेकिन यहाँ यशोधर बाबू का परिवार तो सब खुश है, लेकिन यशोधर बाबू को जो बर्थडे मनाना ये उनको पसंद नहीं है। ये उनकी सोच के अनुसार है, तो पुराने संस्कारों के हिसाब से उनको ठीक नहीं लगता, इसलिए जो परिवार से उनको सदैव ये मतभेद रहता है। तो आइए दोस्तों प्रश्नोत्तर पर ध्यान देते हैं कि सिल्वर वेडिंग इस कहानी के मुख्य प्रश्न इस प्रकार है। तो पहला सवाल है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढलने में सफल होती है, लेकिन
यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? यशोधर बाबू की पत्नी समय के अनुसार बदल पाने में सफल हो पाती है, जबकि यशोधर बाबू सफल नहीं हो पाते हैं। इसका कारण बताया गया कि यशोधर का जीवन किशनदा जैसे कुंवारे और पुरातनपंथी, पुरानी सोच वाले पुरातनपंथी लोगों के बीच में बीता। वे जीवन भर किशनदा के सिद्धांत पर चलते रहे। वे नई पीढ़ी के साथ सामंजस्य यानी मिलाव नहीं कर पाए, जबकि उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ आधुनिकता को अपना लेती है। वह हमेशा बच्चों का पक्ष लेती है। तो इस प्रकार किशनदा की वजह से मुख्य रूप से यशोधर बाबू अपने आप को नए समय के आधुनिक समय के अनुसार ढाल नहीं पाए, जबकि उनकी पत्नी वो अपनी आधुनिकता को अपना लेती है और इस तरह से अपने आप को नए समय के अनुसार वो ढल सकने में सफल होती है। दूसरा सवाल देखते हैं। अब दूसरा सवाल देखते हैं, पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियां बोल सकते हैं, सकती है। पाठ के अंदर जो हुआ होगा ये जो है शब्द ये बार बार बोला गया है, तो इसकी अर्थ छवियां यानी इसके अलग अलग मीनिंग, किस अलग अलग मीनिंग में ये शब्दों का प्रयोग हुआ है ये पूछा गया है। देखते हैं। जो हुआ होगा शब्द पाठ में ध्वनित होता रहता है, ध्वनित होता रहता है, बार बार बोला गया है। यह शब्द अनुनय की स्थिति में लाता है। अनुनय, इसमें कोई डिसीजन नहीं होता, क्या करें क्या ना करें वो पता नहीं रहता, तो अनुनय की स्थिति में लाता है। यशोधर बाबू के ऊपर किशनदा का प्रभाव है। किशनदा की मृत्यु के संबंध में पूछने पर पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियां बोल सकते हैं या बोल सकती है। जो हुआ होगा ये वाक्य का बार बार प्रयोग किया गया है, तो इसकी अर्थ छवियां यानी इसके अलग अलग मतलब आप कितने निकाल सकते हैं। वैसे जो हुआ होगा का मतलब होता है क्या होगा, कुछ भी नहीं, पता नहीं, ये बात है। देखते हैं उत्तर में। जो हुआ होगा शब्द पाठ में ध्वनित होता रहता है, बार बार पाठ में आता है। यह शब्द अनुनय की स्थिति में लाता है, यानी साफ पता नहीं चलता क्या हुआ होगा। यशोधर बाबू के ऊपर किशनदा का प्रभाव है, वो हमने देखा। किशनदा की मृत्यु के संबंध में पूछने पर जवाब मिलता है जो हुआ होगा, मतलब किशनदा क्यों मरे पता है, जो हुआ होगा। रिटायरमेंट के बाद किशनदा गांव चले गए। साल भर बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनको कोई बीमारी भी नहीं थी। वे अपने बुढ़ापे में उपेक्षा का शिकार हुए। उनकी मृत्यु का कारण कोई नहीं जानता। जो हुआ होगा से उनकी मृत्यु हुई है। मतलब जब एक ऑफिस में जब बात होती है कि क्यों मरे, तो मतलब क्या हुआ, क्यों भी हुआ होगा, हमें क्या। तो इस तरह से अनिर्णय की स्थिति में ये बताया गया है कि पाठ में किसी को कोई लेना देना नहीं है, क्या कौन आया कौन गया। आइए दोस्तों तीसरा सवाल देखते हैं। somehow improper यानी कुछ ठीक नहीं, तो somehow improper वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं, बार बार इस्तेमाल करते हैं इस शब्द को। तो इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के तथ्य यानी मेन कंटेंट है, कहानी के तथ्य से क्या संबंध करता है। तो सवाल को समझ लेते हैं कि ये somehow improper जो शब्द बार बार बोला गया है यशोधर बाबू के द्वारा, तो ये क्यों। तो उनका व्यक्तित्व, उनकी पर्सनालिटी और यहाँ इस चैप्टर की जो मेन कहानी है उसमें ये कहाँ पर कैसा संबंध स्थापित करता है, वो उनका व्यक्तित्व और कहानी में somehow improper क्या इफेक्ट करता है वो देखते हैं। उत्तर में देखिए, यशोधर बाबू पूरे पाठ में somehow improper शब्द का उच्चारण करते रहते हैं। somehow improper का अर्थ है कुछ गलत होना। यशोधर बाबू अपने गुरु किशनदा की तरह पुरातनपंथी थे, उनका दिखाया हुआ है। वे आधुनिक पीढ़ी के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं। हर बात में वे
आधुनिक पीढ़ी के लोगों की नुक्ता चीजें निकालते रहते हैं, यानी कहीं कोई गलती है तो निकालते रहते हैं। संभव इम्प्रॉपर उनके जीवन में क्या असंतुलन को दर्शाता है कि उनके जीवन में कोई बैलेंस नहीं है। ये यहाँ बताया है, जो हमेशा कुछ न कुछ गलत होने की बात करता है। हमेशा कोई स्कूटर से जाते हैं, कोई लड़की जब स्कूटर चलाती है तो भी उनको संभव इम्प्रॉपर लगता है। मैंने बताया कि उनकी बेटी जब जींस पहनती है तो भी उनको संभव इम्प्रॉपर लगता है। तो उनकी नाराजगी, उनकी नापसंद को यहाँ पर जाहिर करता है। आइए चौथा सवाल देखते हैं। यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशनदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपके जीवन को दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा और कैसे? तो एक आम सवाल है। जिस तरह से किशनदा की वजह से यशोधर बाबू की खुद का जीवन की कहानी को एक दिशा मिली, तो इस तरह से क्या हम सभी को किशनदा जैसे कोई व्यक्ति का हमारे लिए जो प्रभाव होता है, तो यशोधर बाबू के जीवन में किशनदा का महत्व गुरु की तरह है। उनके व्यक्तित्व और कार्य प्रणाली पूरी तरह किशनदा के सिद्धांत पर चलती है। इसी तरह मेरे जीवन में माता पिता के विचार और कार्यशैली ने मुझे आकार दिया है। मैं जीवन में इन्हीं के सिद्धांतों पर चलकर सफलता प्राप्त करना चाहता हूँ। यानी अगर इस तरह का कोई सवाल अगर होता है, पूछा जाए, तो हमें इस तरह से बताना है कि जिस तरह से किशनदा का प्रभाव यशोधर बाबू के ऊपर है, इस तरह से हमें भी हमारे माँ बाप के संस्कार का प्रभाव हमारे ऊपर है और इसी सिद्धांत पर चलकर के सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। तो चैप्टर का आखिरी सवाल और काफी महत्वपूर्ण सवाल कि वर्तमान समय में परिवार की संरचना यानी स्ट्रक्चर स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी से कहाँ तक सामंजस्य मिला पाता है। यानी हमारा जो परिवार है और ये यशोधर बाबू का परिवार, तो इस तरह से यहाँ बताया है कि जो फैमिली जो स्ट्रक्चर होता है, पूरा सिस्टम होता है, उसमें आप किस तरह से सोचते हैं कि क्या होता है, ये कहानी में कैसा है और हम कैसा महसूस करते हैं, वो बता रहा है। तो प्रस्तुत कहानी सिल्वर वेडिंग के अनुसार हमारा जीवन भी है, जो कहानी है इस तरह से हमारा जीवन भी है ऐसा। वर्तमान समय में संयुक्त परिवार की प्रथा समाप्त हो रही है, यानी ज्वाइंट फैमिली खत्म हो रहे हैं। लोग एकल यानी न्यूक्लियर परिवारों की ओर उन्मुख हो रहे हैं, ज़्यादा चाहते हैं कि हम अकेले ही रहे। पुराने समय में कृषि आधारित व्यवस्था होने पर संयुक्त परिवार हुआ करता था। पहले संयुक्त परिवार इसलिए होते थे कि ज़्यादातर लोग कृषि पर निर्भर होते थे और इसमें बहुत सारे लोगों का मौजूद रहना, साथ में रहना जरूरी है। इसलिए पहले संयुक्त परिवार हुआ करता था। परिवार के बड़े बुजुर्ग का ही हर फैसले में हाथ हुआ करता था, जो भी फैसला लेना है परिवार का मुख्य वही करता है। लेकिन शहरी व्यवस्था में हर व्यक्ति को रोजगार करता है, इसलिए वह परिवार के बुजुर्गों के अनुभव और निर्णयों का निराधार कर रहा है। यानी शहर में सब लोग कमाते हैं, किसी घर का जो मुखिया है उसके ऊपर निर्भर करते नहीं है, इसीलिए सभी लोग कमाते हैं और सभी लोग अपना ही डिसीजन खुद लेते हैं। तो जो मुखिया है, जो बुजुर्ग है, उनके अनुभव और उनके निर्णय डिसीजन को इग्नोर करता है। यही कारण है कि यशोधर बाबू के बच्चे उनकी बातें नहीं मानते हैं, नए नए फैशन में व्यस्त रहते हैं। यशोधर बाबू की पत्नी भी बच्चों का साथ देती है, जिससे यशोधर बाबू के जीवन में अनिर्णय की स्थिति बन जाती है। क्या करें क्या ना करें, बच्चों के साथ रहें या अपनी पत्नी के साथ रहें, क्या करें, तो असमंजस की